हेलो डियर चैंपियंस। तो फाइनली कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक राज स्वागत करता हूं आपका एक नए इन्वायरमेंटल साइंस की जो सीक्वेंस वीडियो सीरीज जो मैंने चलाई थी उसमें। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो ले रखा है इन्वायरमेंटल साइंस का, जिसमें जो बाकी के पेजेस हैं इन्वायरमेंटल साइंस के उसको मैंने डिस्कस किया है विथ डिटेल। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसे। मैं उसका लिंक जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकें। ठीक है, पीडीएफ के बाकी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एक एक करके जो है मैं सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके बाद जो अगला टर्म है वो कहीं ना कहीं आपका है इकोलॉजिकल नीश। व्हाट डज इट मीन? इकोलॉजिकल नीश आखिरकार होता क्या है? तो नीश जो वर्ड है ये आप पहले भी सुने होंगे। यूट्यूब पे जो है जैसे कोई पार्टिकुलर चैनल बनाता है तो कहता है कि आपने नीश क्या डिसाइड किया, मतलब आपका कंटेंट किस चीज से रिलेटेड होगा उसी को नीश बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल नीश भी कुछ उसी प्रकार से है। ये कहने का मतलब ये हो गया ना कि ये कॉम्बिनेशन है अपने आप में। क्या है? कॉम्बिनेशन है। किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन भाई? तो ये एक हैबिटाट और उस हैबिटाट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं अपन इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया है ताकि आप पूरे डेफिनेशन को जो है इन तीन टर्म्स में याद रख लें। इकोलॉजिकल निश इज इक्वल टू हैबिटाट प्लस फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेके आपको समझा दूं, जैसे कोई मान के चलिए कि अमीबा है ना, कुछ ऐसा ही सड़ा हुआ सा अमीबा होता है। अब ये जो अमीबा है, अब ये कहाँ किस हैबिटाट में रहता है? पानी में रहता है। ठीक है ना, तो ये पानी में रहने के बाद जो है जिस प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, फंक्शन जनरली जो लाइफ प्रोसेस जो परफॉर्म करता है उसी को फंक्शंस यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें किस प्रकार से वो अपने स्यूडोपोड्स के जरिए जो है भोजन को खाता है, किस प्रकार से उसको पचाता है, किस प्रकार से वो अपने जो मतलब एक तरह से एंजाइम्स है उसको रिलीज करके उसको इस तरह से जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है, किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है। ये सारा जो फंक्शन है इन दोनों किस हैबिटाट में है और किस फंक्शन किस प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो टर्म है आपको देखने को मिलता है वो होता है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? आपने मैथ्स में भी कभी कभार पढ़ा होगा, सक्सेसर प्रेडिसेसर लाइक दैट। ठीक है ना, तो सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब कि एक सामुदायिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो चेंज देखने को मिलता है, ये चेंज होता क्यों है भाई? तो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से जो चेंज देखने को मिलता है उसी को अपन सक्सेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इवोल्यूशन का जो आपने थ्योरी कहीं ना कहीं सीवीटी 1 में जब आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स जो स्पीसीज इवॉल्व कर पाते हैं वही कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाते हैं। ये चार्ल्स डार्विन का थ्योरी था। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंटल चेंज जो कहीं ना कहीं देखने को, अब जैसे ईरान और इस प्रकार से अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो है कितने सारे मतलब बम्बार्डमेंट ये हुए, इसकी वजह से जो है कितना ज्यादा इन्वायरमेंटल चेंज देखने को मिलता है। तो इस इन्वायरमेंटल चेंज में जो है कहीं ना कहीं जो एक स्पीसीज का जो कम्युनिटी है उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, उसके लाइफस्टाइल में भी चेंज आता है। ठीक है, तो वो जो चेंज आ रहा है ना उसी चेंज को अपन क्या बोलेंगे? सक्सेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करा है यहाँ पे हमने जो है एक और इसी को ऐड करते हुए जो है यहाँ पे हमने एक डाटा मेंशन किया है कि इट इज ए टाइप ऑफ चेंज दैट अकर इन द टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द एनी पर्टिकुलर एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबे समय तक रहते रहते जो उनके जेनेटिक्स में जो चेंज आता है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जितने भी प्लांट है और एनिमल है उनके जेनेटिक्स में जो चेंज आता है उसी को अपन सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है टाइप ऑफ सक्सेशन। अब सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो हमारे पास दो टाइप के सक्सेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। दो टाइप के सक्सेशन कौन कौन से हैं भाई? तो पहला है आपका प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। व्हाट डज इट मीन? प्राइमरी कहने का मतलब ये हो गया ना कि जब भी कोई पार्टिकुलर चेंज जो है एकदम स्क्रैच से, दैट मीन्स कि एकदम बेस से शुरू हुआ है और वो कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलता है तो उसको अपन प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। उसी को जो है इन्वायरमेंटल साइंस के टर्म्स में क्या लिखा गया मैंने कि सक्सेशन टेक प्लेस फ्रॉम बेयर रॉक्स, मतलब कि एकदम समझिए बंजर से कुछ नहीं था, ठीक है, वहां से जो नया हैबिटाट बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन कहने का मतलब ये हो गया ना कि पहले से कुछ कुछ था, ठीक है, पहले से जो है कुछ स्ट्रक्चर था, उसमें जो है सिर्फ इनोवेट किया गया, मतलब उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो प्रीवियसली जो कॉलोनाइज जो ऑर्गेनिजम्स थे उसके जेनेटिक्स में हल्के फुल्के चेंज देखने को मिले हैं, तो आपको सेकेंडरी सक्सेशन में कहलाता है। ऐसे मान के चलिए कि एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में क्या करते हैं? हर बार नया मॉडल में कुछ ना कुछ चेंज करके जो है एक तरह से वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने आप में कौन सा सक्सेशन में आएगा? सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा जो है एक नया फॉर्म में एकदम कुछ भी नहीं था और वहां से एक नया बाइक बनाता है, बाइक क्रिएट करता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो मैंने इसको एग्जांपल्स के तौर पे लिया है। अब इन्वायरमेंटल साइंस में किस प्रकार से प्राइमरी सक्सेशन, कितने स्टेजेस में प्राइमरी सक्सेशन होता है, कितने स्टेज में सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं, ये उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन के तौर पे हमने यहाँ पे क्या लिया है। सबसे पहले क्या था? एक बंजर भूमि थी, बंजर जमीन था, बेयर रॉक था। उसमें क्या हुआ? सबसे पहले क्या आए? लाइकन्स आए। ठीक है ना, लाइकन्स पनपे। लाइकन्स को आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। जो आपने जो फफूंद जो देखा है ना, जैसे गाँव घर में जो है चापाकल के ऊपर जो है ग्रीन ग्रीन जो एक तरह से कोटिंग हो जाता है, जिसको काई बोलते हैं अपन। ठीक है, तो वही लाइकन्स हैं एक तरह से। ठीक है ना, इसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है, उसके बाद है आपको लाइकन्स जो है ग्रेजुअली चेंज होकर क्या बन गया? स्मॉल
एनुअल प्लांट्स और लाइकन बन गए, ठीक है ना। तो छोटे छोटे लाइकन्स भी एक तरह से धीरे धीरे वो प्लांट में इवॉल्व हुए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बना, वही प्लांट जो है आपको क्या चीज में कन्वर्ट हो गया भाई, तो वही प्लांट आपको ग्रासेस एंड परनियल जो एक तरह से होते हैं, ठीक है, एक तरह से प्लांट्स उसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। परनियल का मतलब होता है जो पूरे साल रहता हो, उसको अपन परनियल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो जो चेंज हुआ आपको क्या चीज में देखने को मिला, वो जो चेंज हुआ आपको वहां से फिर चेंज होकर क्या बन गए, वो ग्रास एंड सब्स बने, ठीक है ना। उसके बाद इनटॉलरेंट ट्रीज बने, मतलब कुछ ऐसे पेड़ बने जो कि हर तरह के मौसमी मार को नहीं झेल सकते हो, ठीक है, तो इनटॉलरेंट ट्रीज बने, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या बना, वो चेंज होकर के शेड टॉलरेंट ट्री बने, मतलब कुछ ऐसे पेड़ बने, ठीक है, फाइनली जो कि हर तरह के मौसमी मार को झेल सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो भी मैंने लेवल्स बताए हैं एग्जांपल के तौर पे, वो सारे लेवल्स कहीं ना कहीं आपको समझने के लिए जो है मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया किस प्रकार से जो है बेयर रॉक से एक नया हैबिटेट क्रिएट होता है। इसी अपन जो प्राइमरी सक्सेशन का मैंने जो है एक बखूबी यहाँ पे एग्जांपल से लेके समझाया है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी कोशिश करना है कि याद रखें, इसमें से कोई भी स्टेप आपको पूछ सकता है, कोई भी लेवल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, पायोनियर स्पीसीज, व्हाट डज इट मीन। पायोनियर स्पीसीज कहने का मतलब है कि वो स्पीसीज जो बिगिनिंग स्टेज में कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने दिखाया है आपको कि जो स्पीसीज हैं कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखें आप, ठीक है, तो पायोनियर स्पीसीज में कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, बेयर रॉक से लेकर के जो ग्रासेस एंड पर्नियल्स, मतलब कि जो पर्नियल मतलब कि एक तरह से ग्रासेस तक जो इवॉल्यूशन आपको देखने को मिले थे, ठीक है, बेयर रॉक से, वो आपको पायोनियर स्पीसीज में आते हैं। इसके बाद जो ग्रासेस एंड सर्व्स जो मिले थे, जो इनटॉलरेंट ट्रीज के साथ देखने को मिले थे, वो आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में आपको देखने को मिलता था शेड टॉलरेंट ट्री, ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक तरह से क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब कि जो फाइनल कम्युनिटी आपको देखने को मिलता है वो आपको शेड टॉलरेंट ट्री के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से जो है प्राइमरी सक्सेशन कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे नहीं समझे कि हाँ इतना जल्दी ये चेंज देखने को मिलता है, ये पूरे चेंज को कहीं ना कहीं अकर होने में जो है 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ध्यान से देखिए, जो नोट में मैंने जो मेंशन किया है, नोट में जो आप देख पा रहे हैं कि वेरियस स्टेज जो आप देखें ना अभी सक्सेशन का, उसको एक नाम दिया हमने, वो नाम क्या कहलाता है, वो आपका सीरल स्टेज कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे कि हाँ अभी जो हमने फूड चेन पढ़ा था तो उसमें ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो जो लेवल बने हुए थे, सॉरी, जो हमने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़े थे, ठीक है, जो अपन इकोलॉजिकल जो पिरामिड पढ़े थे तो उसमें जो ऐसे ऐसे लेवल्स हमने पढ़े थे उसको ट्रॉपिक लेवल बोले थे। इसी तरह से इस सेक्शन में जो हमने अलग अलग लेवल पढ़े, बेयर रॉक से लाइकन, लाइकन से शेड इंटॉलरेंट ग्रासेस वगैरह जो भी, तो ये जो चीज देखने को मिले इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरल स्टेज बोलते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये टर्म आप याद रखेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस पूरा टर्मिनोलॉजी का खेल है, ठीक है। अगर आपको टर्म्स याद हैं और टर्म्स को याद रखने के बाद उसके डेफिनेशंस को रटना नहीं पड़ता है, उस टर्म को आपको कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करने आना चाहिए, ठीक है। उसको आप अगर तोड़ पाते हैं, उसका समास विग्रह एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, उसको तोड़ करके, तो कहीं ना कहीं उसको डेफिनेशन, आप उसके डेफिनेशन को आप इजीली रिकॉल कर पाइएगा, उसके डेफिनेशन को इनफैक्ट आप सही सही डेफिनेशन को क्रिएट भी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सक्सेशन टेक प्लेस डायरेक्शनल, सक्सेशन जो है हमेशा एक डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल सक्सेशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो डिटेल है इसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हाँ किस प्रकार से यूनी डायरेक्शनल सक्सेशन, बाई डायरेक्शनल सक्सेशन क्या होता है, इस प्रकार से मैं आगे डिस्कस भी किया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है अगला टर्म जो आपको देखने को मिल रहा है, वो आपका कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट डू इट मीन, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितने स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से भाई, क्या रिसोर्सेज के साथ, तो विथ अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब कि अगर वहां पे जो है मतलब लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, लिमिटेशन के बाहर मतलब अनलिमिटेड अगर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, तो उस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं, उसी को अपन कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका बायोटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, ठीक है ना। वहां पे क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्स था, यहाँ पे क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं किसी एरिया में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स के साथ, लिमिटेड रिसोर्स के साथ, उसी को अपन बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। जब कैरिंग कैपेसिटी की बात करेगा, ठीक है, कितना लेके चल सकता है, अगर मान के चले हमारे पास एक बस की मैं बात कर लूँ, ठीक है, एक बस है, उस बस में जो है अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसमें से कितने लोग चढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जैसे एक बस है, बस में कितने नंबर ऑफ पीपल चढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से, तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल में क्या हो गया कि अब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, एक स्टैंड पे सिर्फ 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्स में से जो है कितने नंबर ऑफ स्पीसीज उस बस के अंदर आ सकते हैं, उस एरिया में सस्टेन कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अगला टर्म आपको देखने को मिलता है वो आपका इकोटोन। व्हाट डू इट मीन, व्हाट इज इकोटोन, ठीक है ना। तो इकोटोन को जानने से पहले इस टर्म को खोजने वाला कौन है, अल्फ्रेड रसल बेलर, ठीक है, इतना लंबा नाम आपको याद नहीं रखना है। इन्होंने कब खोजा था, 1859 में खोजा था। हमने इसको आंद्रे रसल से याद किया था। आंद्रे रसल कौन है आपको ही पता है, प्लेयर है आपको वेस्ट इंडीज का, ठीक है, रसल। तो रसल से हमने याद रखा था कि रसल ने क्या किया भाई, इकोटोन क्रिएट किया, रसल ने क्या किया भाई, इकोटोन क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये टर्म का मतलब क्या होता है, इकोटोन का मतलब क्या होता है, देखिए
द स्पीसीज प्रेजेंट इन बिटवीन और बोथ द जोन्स ऑफ इकोसिस्टम एट द टाइम ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड इकोटोन। जैसे देखिए अब सक्सेशन भाई हो रहा है, तो सक्सेशन ऐसा तो नहीं कि यहाँ से सीधा मतलब एकदम नए चीज में सक्सीड कर जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। मतलब कि कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जो प्राइमरी भी होंगे और दोनों के बीच में भी आ रहे होंगे, फिर फाइनल क्लाइमेक्स स्पीसीज भी पहुंचे होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जो क्लाइमेक्स में भी घुस चुके होंगे और प्राइमरी में भी घुसे हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इकोटोन क्या होता है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पीसीज है, ठीक है, द स्पीसीज प्रेजेंट बिटवीन द टू जोन्स, आपने जो दो जोन देखे इन दोनों के बीच के जो स्पीसीज हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब देखने को मिलता है, सक्सेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। और एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंट कहने के याद रखिएगा, इकोटोन्स है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो इकोटोन्स के पास जो है, इकोटोन जो होता है ना, जो दो जोन्स के बीच में आ रहा है, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और हो भी कौन है, जैसे मान के चलिए कि पिछली स्टेज का भी, पिछले जोन का भी कुछ कुछ स्पीसीज इसमें आ गया है और अगला जो बनने वाला है वो भी आ चुका है, तो दोनों कैटेगरी के स्पीसीज आ चुके हैं ना, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे किसने खोजा था, कब खोजा था और इकोटोन क्या होता है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया है कि जैसे मान के चलिए कि एक डेजर्ट इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और एक ग्रासलैंड है, ठीक है ना। तो डेजर्ट से जो है ग्रेजुअली सक्सेशन हो रहा है फॉरेस्ट की तरफ। तो डेजर्ट में थोड़ा थोड़ा पहले ग्रासेस आए, तो कुछ कुछ रीजन ऐसे होंगे जो डिजर्ट में भी आ रहे होंगे और उसमें ग्रासेस भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो हमने यूज किया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं, और बी इंटरसेक्शन सी जो हमने यूज किया है, ये कहीं ना कहीं आपको इकोटोन दिखाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, इकोटोन का मतलब होता है बीच वाला, बिचौलिया, ठीक है ना, दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है, दैट्स कॉल्ड इकोटोन, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो कॉमन है। अब देखिए इसके बाद अगला क्या हमने और में करके कुछ लिखा है, एक मेंशन हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि वी कैन से दैट इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू डिफरेंट जोन्स ऑफ इकोसिस्टम। या ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बदलाव रहित, मतलब जिसमें बदलाव हो रहे हों, ठीक है ना। तो इकोटोन जो है क्या एक तरह से क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम में जो एक तरह से ट्रांजिशन, जो बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस क्षण में बदलाव हो रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर रीजन को, जो कॉमन रीजन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से इकोटोन बोलते हैं। अब देखिए एज इफेक्ट ये क्या होता है, तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि अगर आप उस पर्टिकुलर टर्म को अगर आप इंटरप्रेट कर पाते हैं तो आप उसके डेफिनेशन को क्रिएट कर पाएंगे। एज का मतलब क्या होता है, कहता है ना कि एज, इट्स योर एज, दैट मींस फाइनल, ठीक है ना। एक्सट्रीम एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ वो जो है तुम्हारा एक तरह से फाइनल है। तो इसी चीज को क्या कह रहा है कि एज इफेक्ट क्या होता है भाई, तो लार्जर नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब कितने ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जो है अगर किसी न किसी इकोटोन में एग्जिस्ट करते हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एज स्पीसीज बोलते हैं या एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक पर्टिकुलर इकोटोन क्या होता है वो हमने समझ लिया, उसमें मैक्सिमम कितना स्पीसीज आ सकता है, ठीक है ना। तो वो जो मैक्सिमम स्पीसीज होता है, उसी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को जो सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं, एडजस्टमेंट के जो चांसेस होते हैं इकोटोन में, उस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका ऑटो इकोलॉजी एंड साइनोकोलॉजी। देखिए ये चीज क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ मतलब सिंगल, ठीक है ना, मैं खुद। तो क्या कह रहा है, ऑटो इकोलॉजी मतलब क्या होता है, इकोलॉजी अपने आप में एक रिलेशनशिप बता रहा था, ठीक है, इंटरेक्शन बता रहा था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या था, एक स्टडी था, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। याद कीजिए पहले वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है ना। तो जो रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल स्पीसीज का इस इन्वायरमेंट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को अपन ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारा एक इंडिविजुअल स्पीसीज का पूरे मेरे फैमिली में क्या एक तरह से रिलेशन है, मतलब क्या रोल है, दैट्स कॉल्ड, उसी के स्टडी को अगर इस तरह के रिलेशन को कोई स्टडी करे, थर्ड पार्टी, थर्ड बंदा, ठीक है, तो उसको क्या नाम देगा, वो ऑटो इकोलॉजी नाम देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है साइनोकोलॉजी। साइनोकोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, तो साइनोकोलॉजी का मतलब सीधा उल्टा क्या हो गया कि अब पूरे कम्युनिटी का, मतलब मेरे पूरे फैमिली मेंबर का मेरे सोसाइटी में क्या रोल है, सोसाइटी में किस प्रकार का रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड साइनोकोलॉजी, ठीक है। तो ऑटो का मतलब सेल्फ और साइनोकोलॉजी, साइनो का मतलब क्या होगा, पूरे कम्युनिटी का, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकिल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कितने प्रकार के साइकिल होते हैं, अलग अलग, जो मुख्य 3 प्रकार के साइकिल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि ज्यादातर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, लेकिन उनको मैं आसानी से आपको याद करा दूंगा, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने याद किया था। अब कार्बन साइकिल जो है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर फास्फोरस साइकिल देखेंगे, फिर आपको नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, ठीक है। तो क्या करके तीनों साइकिल को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो अपने 3 साइकिल हमने देखे, तो उसमें सबसे पहला आपका कार्बन साइकिल। अब सबसे पहले अगर कार्बन साइकिल को ध्यान से देखें, तो जो जिस प्रकार से मैं साइकिल्स को बताऊंगा,
जो जो स्टेजेस को बताऊंगा उन स्टेजेस को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कनेक्टिविटी आप यहाँ पे पीडीएफ में जो एरो के जरिए आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ये किस काम में आता है और कहां से बनता है, अगर उसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले बनता कहां कहां से, तो सबसे पहले कहां से बन रहा है भाई, तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इन सबसे जो इमिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, वहां से इमिशन हो रहा है, तो CO2 रिलीज हो रहा है। हम लोग जब एनिमल्स जब रिस्पायर करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तब कहीं ना कहीं जो है CO2 रिलीज होता है, आप सबको पता है। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है, तो वो आपको भी पता है। अब इन तीनों जगह से जो रिलीज हुए कार्बन डाइऑक्साइड, उससे उसको क्या यूज किया गया, प्लांट्स के द्वारा कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में यूज किया गया, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को जो है उसके जरिए जो भी सर्वाइवल थे ऑर्गेनिजम्स के, अब फोटोसिंथेसिस से जो कुछ भी एक तरह से क्रिएट हुआ, उसको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स ने यूज करके जो है वापस, मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स यूज करके डेड ऑर्गेनिजम जो है उसको बेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वापस से उसको मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से कंप्लीट जो साइकिल आप देख पा रहे हैं कि ये जो साइकिल है वो आपको कार्बन साइकिल के कहीं ना कहीं कार्बन साइकिल की तरह इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो साइकिल है वो आपका फास्फोरस साइकिल है। इसी प्रकार से अगला जो साइकिल है वो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। तो एक एक करके इन साइकिल्स के बारे में अपन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसका एक फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। आपका जो फीडबैक है कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है आगे क्लासेस को लेने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने और भी जो एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे के वेरियस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हर तरह के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको एक तरह से इफेक्टिव फील होगा ये जो कंटेंट है, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एलपी या फिर जेईई CBT2 में तो स्पेसिफिकली पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल ट्रेन टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरीज को आप फेस कर रहे हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करती है, ठीक है। थैंक यू।